सभी को नमस्कार है। सभी का क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपना टॉपिक करेंगे ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, वैसे रेफरेंस के लिए रखा है हमने। तो ग्रेविटेशन के अंदर तो सबसे पहले तो आज हम एडवांस्ड ग्रेविटेशन करेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन एडवांस्ड की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए वैसे तो ज़रूरी है कि आप एक बार ग्रेविटेशन जो बेसिक्स है वो वाली वीडियो कर लें, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं साथ साथ बताता चलूँगा ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम इसमें क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक वो फोर्स होती है जब कोई भी दो बॉडी जिनके पास मास है, जैसे अर्थ है, ये पेन है, ये बोर्ड है, मैं हूँ खुद, कोई भी चीज़ जिस पे मास है वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और इस फोर्स का फॉर्मूला F = G m1m2/r² होता है। ये फॉर्मूला आपने बेसिक्स वीडियो में बहुत आसानी से किया होगा आपने ये फॉर्मूला। तो और इसमें F जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है। ठीक है, G यहाँ पे जो कैपिटल G है, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, है ना। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू जो कभी भी चेंज नहीं होती। आप कहीं पे भी चले जाओ, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 इसकी यूनिट है। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट, ये जो है इंडिपेंडेंट वैल्यू है, चेंज नहीं होती। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जो पता होनी चाहिए, जो हमें एक्चुअल में बेसिकली यूज़ आती है। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा सिर्फ अट्रैक्ट करती है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, इट इज़ वेरी वीक फोर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ वेरी वीक फोर्स, क्यों? क्योंकि आप ये देखें कि ये पेन है, इसको अर्थ भी अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन मैं इसे बहुत आसानी से उठा पा रहा हूँ। यानी कि जो अर्थ इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पा रहा है वो बहुत कम लगा पा रहा है, तो इसीलिए बहुत वीक फोर्स होती है, ध्यान रखना है। ठीक है सॉरी। और डू नॉट नीड एनी वैक्यूम, डोंट डिपेंड ऑन डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ये किसी भी तरह के मीडियम पे डिपेंड नहीं करती कि पानी में है या हवा में है या वैक्यूम में, कहीं पे भी हो ग्रेविटेशन की फोर्स सेम रहती है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कहाँ पे है, वैक्यूम हो या एयर हो, इसके लिए सब कुछ बराबर है। तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो हमें न्यूमेरिकल में मदद करती हैं। आगे आगे जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, सैटेलाइट्स वगैरह सारी चीज़ें करेंगे आगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। इसके बाद सबसे अलग चीज़ एक हमारे पास ना G वर्सेस G, कैपिटल G वर्सेस स्मॉल g, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो कैपिटल G हमारा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, ये बदलता नहीं है। तो होता क्या है, जो अभी तक आपने स्मॉल g, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल g इज बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिसको पता है कि इसकी वैल्यू 9.8 या फिर हम 10 लेते थे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर होती है ना। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा, अभी तक हम g की वैल्यू को फिक्स लिखते थे कि g की वैल्यू 9.8 है। हालांकि बेसिक्स में मैंने आपको ये बात भी कराई थी कि g की वैल्यू एट पोल्स और एट इक्वेटर्स अलग होती है, एट पोल्स और एट इक्वेटर्स अलग होती है। ठीक है, कैसे अलग होती है, क्या अलग होती है, अभी हम ये सब करेंगे। खैर ये तो मैंने पहले बेसिक्स में भी बताया आपको, लेकिन अब हम करेंगे कि g की वैल्यू जो है, ये जो g है हमारा, ये g की वैल्यू 3 जगह हम करेंगे। कहाँ कहाँ पे? सबसे पहले तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ। एट सरफेस ऑफ अर्थ मतलब जब आप ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, है ना, जहाँ जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं वो सरफेस ऑफ अर्थ है, कि सरफेस ऑफ अर्थ पे स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है। फिर एट हाइट अबव अर्थ, जब हम अर्थ के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अर्थ से अगर हमारी थोड़ी सी हाइट ऊपर चली जाती है तब इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। और एट डेप्थ बिलो अर्थ, अगर हम अर्थ के नीचे चले जाएं, आप समझें कि अर्थ के नीचे कुछ डेप्थ में चले जाएं,
तो मेरी जी की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है। तो हम ना एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको क्लियर रहे कि आगे आगे हमको क्या करना है। ठीक है। ये तीनों चीज़ें डिटेल में हम करेंगे। तो और इसी से हमारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा फिर हमको केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, इसके बाद हमारे केपलर के लॉ हैं जो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये ऑलरेडी हम पहले भी बेसिक्स में कर चुके हैं हालांकि, लेकिन ये से हम डिटेल में रहेंगे। तो हमारे पास बेसिकली 3 लॉ है केपलर के। पहला लॉ क्या बोलता है कि जब भी कोई ऑर्बिट प्लैनेट जो है सन के आसपास ऑर्बिट पे घूमता है तो उसके 2 फोकस होते हैं, F1 और F2। उसमें से किसी एक फोकस पे सन होता है। ठीक है। उसके अलावा सेकंड लॉ हम जो करते हैं कि जो एरिया स्वेप्ट करता है प्लैनेट, जैसे ए बी है और यहाँ पे मानो सन है, तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है सन, है ना। दूसरा लॉ ये। तीसरा लॉ हम ये पढ़ते हैं कि जो टाइम का स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के। टाइम यहाँ पे टाइम पीरियड है बेसिकली। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर मारने में वो कितना टाइम लेता है, और आर मतलब उसका मीन डिस्टेंस होता है कितनी दूर है। तो अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि ऐसा होता है, अब हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे यहाँ पे। और प्रूफ करना तो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर न्यूमेरिकल्स। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी तक हमने इसके न्यूमेरिकल्स में नहीं गए थे। ठीक है। तो हम इसके न्यूमेरिकल्स में जाएंगे केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन के। जस्ट एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि अब आज हम क्या क्या करने जा रहे हैं सिलेबस में। एक चीज़ और कुछ छूट तो नहीं है पहले हमारा। इसके बाद नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम जैसे हमने पहले भी किया है कि पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको अगर डिटेल में कहें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो होता है क्या कि अभी तक हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, mgh, है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो g की वैल्यू है, अभी मैंने आपको बताया कि स्मॉल g की वैल्यू चेंज होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो अगर ये जो है हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाती, इसीलिए हम पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला डराइव करेंगे, जो कि -g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। अब ये जो है, आप अगर कुछ हाइट पे जा रहे हो तो ये रेडियस ऑफ अर्थ की जगह आप RE को जो है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट भी लिख सकते हो, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया होगा। लेकिन एक बात समझने वाली ये है कि हम इस फॉर्मूले को क्यों यूज़ कर रहे हैं, है ना। बेसिकली क्यों, कोई तो कारण होगा। हम एक चीज़ को 2 तरह से कर रहे हैं, तो कोई तो रीज़न होगा। रीज़न क्या है कि दिस इज़ नॉट एक्यूरेट वैल्यू, क्योंकि इसमें स्मॉल g यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्मॉल g यूज़ ना होकर कैपिटल G यूज़ हो रहा है। इसीलिए हमको एग्जैक्ट वैल्यू देता है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। इसीलिए हम ये कैसे फॉर्मूला है, क्या हुआ, इसके ऊपर क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं, ये सब चीज़ें हम लोग कंटेंट में करेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज एस्केप वेलोसिटी। इसके बाद अब हम बात करेंगे सैटेलाइट्स की, है ना। तो सैटेलाइट्स बेसिकली क्या है, सैटेलाइट्स कह लो, या फिर अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं प्लैनेट्स भी कह सकते हो आप इसको, है ना। या फिर बॉडी इन सर्कुलर मोशन, जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूम रही होगी ड्यू टू ग्रेविटेशन की वजह से जब कोई चीज़ गोल घूमेगी, जैसे कि सन के आसपास प्लैनेट्स घूम रहे हैं या अर्थ के आसपास मून घूम रहा है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो उसको आप सैटेलाइट कह लो या प्लैनेट कह लो या ये कह लो, एक ही बात है ना। तो इन सब की डिटेल में जाएंगे हम कुछ चीज़ें। तो जैसे कि एक हम करेंगे एस्केप वेलोसिटी, का कंसेप्ट करेंगे हमारे यहाँ पे। तो एस्केप वेलोसिटी बेसिकली होता क्या है, हाँ वो अंदर रखिए बाबू, जाओ अंदर ही है, जा। अभी थोड़ी देर में आना, अभी पापा क्लास ले रहे, जाओ। हाँ जाओ। अभी 5 मिनट्स बाद आना, चलो 5। पीट दूंगा अब। तो फिर एस्केप वेलोसिटी में होता क्या है कि बेसिकली
इसकी वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है मिनिमम वेलोसिटी टू थ्रो ऑब्जेक्ट टू एस्केप ग्रेविटी ऑफ अर्थ। आप ये समझो, ये कुछ ऐसा है कि मैं कितनी स्पीड से किसी चीज को फेंकूं ताकि वो ग्रेविटी से बाहर चली जाए अर्थ के और वापस ही ना आ पाए, है ना। तो ये बेसिकली आप ये समझो, वो जो जादू मूवी, वो वाली मूवी नहीं थी, कोई मिल गया मैं जादू, वो किक मारता है ऋतिक रोशन और बॉल चली जाती है और वापस आती नहीं है। तो ये वही है कि उसको मैं कितनी स्पीड से मारूं कि वो वापस ही ना आए। तो दिस इज बेसिकली एस्केप वेलोसिटी। और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सब हम आगे करेंगे, लेकिन इसकी जो वैल्यू आती है इट इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर मैं इस स्पीड से किसी चीज़ को फेंक दूं तो वापस नहीं आएगी अर्थ पे, लेकिन इतनी स्पीड से किसी को भी फेंक पाना बहुत मुश्किल है। देखो रॉकेट्स अलग चीज़ है, रॉकेट में क्या होता है, वो कंटिन्यू पावर देता रहता है इंजन उसको, वो फेंका नहीं उसको मैंने, उसमें तो चल रही है पावर। ये क्या स्पीड है, फेंका है मैंने, है ना। इसको अगर मीटर पर सेकंड कर रहा हूँ, 11,200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर मैं किसी चीज़ को फेंक दूँ, डिपेंड नहीं करता उसका मास कितना, चाहे वो 1 किलो हो चाहे वो 50 किलो, वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो एक हम एस्केप वेलोसिटी टॉपिक करेंगे हम अपना कंटेंट में। इसके अलावा हम करेंगे कि जब कोई चीज़, ये तो थोड़ा सा अलग था इससे, हम वापस इस पे आते हैं। अब हम इसमें करेंगे कि एक तो हमारी वेलोसिटी, जब कोई चीज़ गोल घूम रही होती है तब उसकी वेलोसिटी क्या आती है और तब उसका टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड मतलब बेसिकली क्या होता है, एक चक्कर मारने के लिए वो कितना टाइम लेता है, और वेलोसिटी मतलब कि अगर वो घूम रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी घूमने की, अगर वो ग्रेविटी की फोर्स से घूम रही है कोई भी चीज़, ठीक है। जैसे हमने अर्थ की भी वेलोसिटी कैलकुलेट करी हुई है, अर्थ की स्पीड कैलकुलेट करी हुई है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बेसिकली हमारा आएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला इज √g मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है। कैसे कैसे आएगा ये हम डिटेल में करेंगे। इसकी वैल्यू आपको रेडियस ऑफ अर्थ लेनी है या प्लस h करनी है, डिपेंड करता है कि आपकी क्वेश्चंस में क्या क्या कंडीशन दी गई है। अगर हम सरफेस के ऊपर खड़े हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं, अगर हम थोड़ी सी हाइट के ऊपर हैं तो उसमें हाइट को जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, वो सब डिटेल में जाएंगे। इसके अलावा टाइम पीरियड के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, वो आएगा t² = 4π² बाय g/m/e। तो ये क्या बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू है पूरी, मल्टीप्लाई RE + h का क्यूब। तो ये आपने, जैसा मैंने वो यही वो है, क्या बोलते हैं आपका थर्ड लॉ ऑफ केपलर था ना, t² = रेडियस का क्यूब। तो ये बेसिकली वही है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो ये कैसे डेराइव हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले ही मोस्टली आप ये समझो 70-80% यहीं से कवर होगा हमारा चैप्टर ये या इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसके अलावा हम एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का भी कंसेप्ट करेंगे कि अगर कोई चीज़ घूम रही है, ठीक है, जब कोई, वही सैटेलाइट वाली बात, तो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी जब वो कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही होती है किसी प्लैनेट के आसपास, या फिर जो भी रिलेटेड फिनोमेना है वो सब हम करेंगे। टी-शर्ट दे दो भाई इसको। जो भी रिलेटेड फिनोमेना है वो सब हम करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर का ओवरव्यू था। बाकी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, ये दिख रहा है क्या, हाँ नंबर आ ही रहा होगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन है या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय। इसकी डिटेल्ड वीडियो अभी आएगी।